मेन सब अगर देखें पैंक्रियाज, अगर हम पैंक्रियाज की बात करें, इसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, एक ऐसा, अगर हम बात करें तो जो आप फिगर से इसमें देखिए कि जो ये इसका जो ओपनिंग है, इसका जो मटेरियल जो ये हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में छोड़ता है, वह जो हमारा लीवर से जो गाल ब्लेडर से आता है, उसी में ये जाके मिलने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर हरे रंग का आप देखेंगे तो ये है। अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से लीफ लाइक, एक तरीके से पत्ती के आकार का एक तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको, इसका जो सबसे बाहर का सिरा को टेल कहते हैं, बॉडी कहते हैं और हेड कहते हैं। और जिसको जो इसका जो ओपनिंग होता है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, जो लीवर से जो लीवर का मटेरियल आता है उसी में ये आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो डीओ जो हमारा पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि इसमें आज के समय में कई ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो हमारे शरीर को, या एक ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अगर हम देखें कि जो हमारा पैंक्रियाज है, ये दो प्रकार के कार्यों को करता है। पहला इंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन। अगर इंडोक्राइन की बात करें तो इंडोक्राइन ये है कि ये हार्मोन निकालने का जो काम करता है। पहला जो हार्मोन निकालता है वह इंसुलिन है। इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के मात्रा को एक तरीके से बनाए रखने का कार्य करती है। अगर हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो इंसुलिन उसको कम करने का कार्य करती है। और ग्लूकागान जो है, यदि किसी भी कारण से हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है, अगर ग्लूकोज का मात्रा कम हो गया तो हमारे शरीर में इसको बनाने का कार्य करती है। एक्सोक्राइन जो है, ये हमारे शरीर में एक तरीके से जो हम फैट की चीजें खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं और प्रोटीन की चीजें खाते हैं, उनको पचाने का कार्य करता है। आखिर हम देखें कि जो लीवर जो है, ये दो प्रकार के कार्यों को करता है। दो प्रकार के इसमें ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के ग्लैंड होते हैं इसमें। अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जैसे अगर हम बात करें तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, जो भी ये ग्लैंड है, ये किसी भी पदार्थ को, जो भी ये चीजें निकालता है, ये किसी भी इसके निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। ये डायरेक्ट अपने चीजों को ब्लड में निकालने का कार्य करता है। जो एक्सोक्राइन अगर हम बात करें, ये जो भी चीजें निकालता है, इसके लिए वह अपने एक एक तरीके से कह सकते हैं इसका अपना रास्ता होता है। जैसे एक्सोक्राइन में अगर हम देखें तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, अगर हम बात करें लार की ग्रंथियां हैं, जो हमारे पसीने की ग्रंथियां हैं, देखिए आपको फिगर में दिखाया गया जो स्किन है, स्किन के बगल में जो हमारी पसीने की ग्लैंड होती है, वह अपने मटेरियल को स्किन के बाहर अपने रास्ते से निकालने का कार्य करता है। तो एक्सोक्राइन के पास अपना मटेरियल निकालने का रास्ता होता है, जबकि इंडोक्राइन के पास अपना निकालने का रास्ता नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, पेनियल ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें जो एक्सोक्राइन जो एंजाइम निकालता है, जो अपने रास्ते से निकालने का कार्य करता है, वह तीन प्रकार के मेन एंजाइम निकालता है। पैंक्रियाज देखे तो लाइपेज निकालता है, प्रोटीएज निकालता है, एमाइलेज निकालता है। जो लाइपेज है, जो भी हम फैट की चर्बी की चीजों को खाते हैं, उनको पचाने का कार्य करता है। अगर हम प्रोटीएज की बात करें, जो भी हम प्रोटीन डाइट खाते हैं, जैसे दाल वगैरह खाते हैं, एग वगैरह खाते हैं, उसको पचाने का कार्य करता है। और एमाइलेज की बात करें तो जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। तो ये तीनों प्रकार के एंजाइम को आप ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अगर कहीं पर सबसे एक तरीके से सबसे ज्यादा अगर खाने का कोई पाचन करने का काम करता है तो हमारा जो पैंक्रियाज का जो अग्नाशय का जो मटेरियल है, वही खाने को वास्तविक रूप से पचाने का कार्य करता है। आप ये कह सकते हैं कि 100% में 70% से ज्यादा केवल अगर कोई खाने को पचाने का कार्य करता है तो हमारा एक तरीके से पैंक्रियाटिक जूस करता है, जिसमें लाइपेज है, जिसमें प्रोटीएज है, जिसमें एमाइलेज है। अगर हम बात करें, अगर जो इंडोक्राइन है आखिर कितने प्रकार के हार्मोन को निकालता है। पहला हमारा अल्फा सेल है जो ग्लूकॉन निकालता है। जैसे अगर आप अभी 2 दिन से आप व्रत रहें और उसके कारण से आपने अभी कोई खाना वगैरह चीजें नहीं खाई, लेकिन आपके शरीर में लगातार ग्लूकोज की जो मात्रा है, वह ग्लूकोज की मात्रा जो बना रहा है, वह हमारा अल्फा सेल के माध्यम से जो ग्लूकागान निकला है, वह हमारे
शरीर में लगातार ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बनाया है। आप ये कह सकते जो दूसरा सेल है वह है बीटा सेल, जो इंसुलिन निकालता है, जो हमारे शरीर में बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को, जैसे आपने अभी मीठा स्वीट खा लिया या आपने अभी कोई मीठा फल खा लिया, जिससे आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल एक अमाउंट तक बढ़े जो हमारे आर्गन को डैमेज न करे, उसको भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो हम देखें ग्लूकागान इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। जो डेल्टा सेल है वो सोमैटोस्टेनिन निकालता है, जो आप ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होना चाहिए, जो हमारे हाथों पैरों का लंबाई बढ़ना चाहिए, हमारे एक तरीके से आंखों की लंबाई बढ़नी चाहिए, ये एक एक रेशियो में अगर नहीं बढ़ेगा तो हमारे लिए एक बीमारी का कारण है। जैसे अगर हम बात करें जो WWE की बात करें, तो जो खली, जो इंडियन खली है, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस है, जिसके कारण से उसका शरीर जो है वह एक विशाल शरीर है, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत भारी शरीर है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा सेल से जो सोमैटोस्टेनिन निकलता है वह हमारे शरीर की ग्रोथ हार्मोन को एक तरीके से कंट्रोल करने का कार्य करता है। पीपी सेल जो है वो पैंक्रियाटिक पेप्टाइड निकालता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिक्रीशन को, जो हमारे पाचन तंत्र को रेगुलेट करता है, और साथ ही हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम बात करें ओइसोफेगस है, स्टमक है, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। हम अगर इसी को पैंक्रियाज को यदि हम काट के अगर डाइसेक्शन करके देखें, तो इसमें देखिए अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है। अल्फा सेल की जो संख्या होती है पूरे बीटा अल्फा सेल की 5 से 10% होती है। बीटा सेल की बात करें तो बीटा सेल 70 से 80% सेल्स यही है, देखिए आप इसमें। और डेल्टा की यदि बात करें तो बीच बीच में ये पाए जाते हैं 1 से 2%। अगर हम बात करें कि आज के समय में जो एक्सोक्राइन डक्ट हैं, देखिए आपको देखेंगे, जैसे आप एप्पल ये किसी मुसब्बी को यदि आप काटते हैं, तो जब आप इसको काटेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है, बीच में देखिए आपको जो इंडोक्राइन की सिक्रीशन होती है ये स्ट्रक्चर है, और बगल बगल में जो एक तरीके से राउंडेड, एक तरीके से मौसम्बी या ऑरेंज के स्ट्रक्चर का है, वही एक्सोक्राइन है, जो एंजाइम को निकालने का कार्य करता है। आप ये कह सकते हैं यही हमारे बॉडी में एक तरीके से प्रोटीन का पाचन करता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो चावल वगैरह आप खाते हैं, और साथ में यदि हम बात करें, और यही हमारे शरीर में आप ये कह सकते हैं कि फैट का पाचन करता है। अगर हम देखें किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर यदि किसी कारण से यदि सूजन हो जाए, मैं आगे कारण बताऊंगा, तो उसमें 2 प्रकार के आते हैं बीमारी। एक है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, माने किसी भी कारण से यदि पैंक्रियाज में सूजन हो गया तो उसको हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। तो पहला एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, दूसरा क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। अगर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस से अगर हम देखें तो हमारा एंजाइम जो खाने को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, जो फैट को पचाता है, वह जब खुद का अपना पाचन करने लगे, आप इसे कह सकते हैं कि ये मौत का थैला है, माने अपने को ही खुद पचाने लगता है, फूल जाता है और इसमें ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। ये अपने को खुद को सड़ा देता है, तो बहुत डेंजरस ये बीमारी है। और दूसरा क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक एक लंबे समय तक अगर जो हमारा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन अच्छे से काम न करे, जैसे इंसुलिन अच्छे से न निकले, या हमारा ग्लूकागॉन अच्छे से न निकले, या स्टोमेटोटिन अच्छे से न निकले, तो एक तरीके से ये बीमारी उत्पन्न करता है, जिसको हम क्रोनिक माने होता है लगभग लगभग 3 महीने के करीब अगर कोई बीमारी चली जाती है तो उसको हम क्रोनिक कहते हैं, और लगभग लगभग 7 दिन तक अगर कोई बीमारी रहे तो उसको हम एक्यूट बीमारी कहते हैं। आखिर किन व्यक्तियों को ये ज्यादा होता है, आखिर किन व्यक्तियों को पैंक्रियाटिक में सूजन या बीमारी ज्यादा होती है? अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिनको बिलियरी, अगर हम बात करें गाल ब्लेडर में स्टोन है, गाल ब्लेडर में पथरी है, या उनके लीवर में कोई दिक्कत है, ज्वाइंटिस है, अगर बिलियरी सिस्टम में अगर कोई दिक्कत है तो उस व्यक्ति को अगर उसने लापरवाही किया, लीवर में सूजन के कारण उसने लापरवाही किया, पथरी गाल ब्लेडर होने के कारण उसने लापरवाही किया, तो उसके पैंक्रियाज में सूजन हो जाएगा। इसका जो कोड है वह है बैड हीट। अगर देखिए बी माने बाइलरी, दूसरा जो ए है वह है एल्कोहल। जो व्यक्ति एल्कोहल ज्यादा पीता है वो उसको कह सकते हैं उसके पैंक्रियाटिक में ज्यादा सूजन स्वेलिंग हो सकता है, उसको बीमारी हो सकती है। तीसरा है
कई ऐसे आज के समय में मॉडर्न मेडिसिन के ड्रग्स हैं, जैसे एचआईवी के पेशेंट के बीमारियों में जो एचआईवी एड्स में जो हम दवाइयों प्रयोग करते हैं। कई ऐसे हीरो हीरोइन हैं जो वजन कम करने के लिए, अब कई ऐसे व्यक्ति हैं जो वजन कम करने के लिए डायूरेटिक का प्रयोग करते हैं, माने अपने शरीर में से पानी निकालने का कार्य करते हैं। वेल्प्रोइक एसिड की बात करें तो ये एक ऐसा दवा है, अगर हम बात करें, जिसको हम मिर्गी के दौरे में प्रयोग करते हैं, मेंटल डिजीज में प्रयोग करते हैं। तो डायूरेटिक जिसको हम हाइपरटेंशन में प्रयोग करते हैं। तो अगर हम देखें बीपी में जो रोग दवाइयों को प्रयोग करते हैं, मिर्गी में जो दवाइयों को प्रयोग करते हैं, एचआईवी पेशेंट में जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, और साथ में जो मैजिक ड्रग्स है, जो स्टेरॉयड है जिसका हम प्रयोग करते हैं, ये भी हमारे एक तरीके से पैंक्रियाज को एक सूजन पैदा करने का कार्य करते हैं। साथ में जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर चर्बी की मात्रा ज्यादा हो जाए, या जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा आ जाए, तो वह भी एक तरीके से पैंक्रियाटिक को, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अग्नाशय को एक तरीके से फुलाने का कार्य करता है। और इडियोपैथी माने होता है अननोन कॉज, किसी भी कारण से पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, आपको पता चला। और अगला कारण है कि किसी भी बीमारी के कारण, या आप ये कह सकते हैं एक्सीडेंटल के कारण ये हो गया। अगला जो है वह है स्कॉर्पियन स्टिंग, माने अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू काट ले, स्नेक बाइटिंग से नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को स्कॉर्पियन अगर स्टिंग कर ले, अगर काट ले, तो इनको में पैंक्रियाटिक पैंक्रेटाइटिस जो है वह उत्पन्न होने की संभावना है। अगर किसी व्यक्ति को पैंक्रियाटिक में यदि कोई दिक्कत है तो उसको क्या क्या परेशानियां होंगी। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की यदि हम बात करें तो उसको उल्टी होगा, उल्टी मिचली होगा, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यदि हम बात करें तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और साथ में उसको वीकनेस होगा, और उसके अपर पेट में दर्द होगा, और कार्डियोफैल्मस की बात करें तो पेट में, स्टमक में पेन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यदि हम बात करें तो अगर हम लैब में जांच करें तो एमाइलेज और टिप्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए पहले फिगर में जो है, अगर किसी व्यक्ति को गाल ब्लेडर स्टोन हुआ, अगर उसने उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से नहीं किया, तो जो स्टोन है, जो ओपनिंग पैंक्रियाज है, वहां पर आके फंस गया। देखिए फिगर में आपको बताया गया है, ये भी एक तरीके से रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो ये भी हमारे पैंक्रेटाइटिस को, पैंक्रियाटिक में सूजन उत्पन्न करने का कारण है। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो अगर बात करें तो हमें अल्कोहल कम से कम पीना है या नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं पीना है, और एलोपैथिक की दवाइयां, चाहे वह एचआईवी हो, चाहे ये सब चीजें हैं, इनको कम से कम खाना है। और साथ में जो चर्बी की चीजें हैं, चर्बी की चीजों को कम से कम खाना है। फ्रूट्स को आपको एक अमाउंट में, आपको फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाइए, और आप मॉडरेट एक्सरसाइज करिए। कम से कम बॉडी को 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, ये आपके लिए अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति को पैंक्रेटाइटिस में यदि सूजन है, यदि है, तो उसको हम क्या देंगे? अगर कैंसर हो, सूजन हो, एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, कोई भी हो, तो हम उस व्यक्ति को टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे, व्हीट ग्रोथ देंगे, ओ स्ट्रॉन्ग लीव देंगे, डाया केयर देंगे, और डाया जूस देंगे। क्योंकि जो इसका मेन काम है वह काम नहीं हो पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये प्रयोग करेंगे, ये उसके लिए बेस्ट है। तो हम यही कहेंगे कि ये उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और इन सब कॉम्बिनेशन का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वह पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो पेशेंट को, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम डाया केयर, डाया जूस इसलिए देते हैं क्योंकि उस पेशेंट का जो पैंक्रियाज यदि किसी भी कारण से, इन सब कारण से यदि इंजरी हो गया या अपना काम कम करेगा, तो उसका क्या होगा कि जो इंसुलिन निकालता है वह निकलेगा नहीं, जिसके कारण से व्यक्ति में डायबिटीज पेशेंट हो जाएगा। ये बहुत बेस्ट मेथड है, एक आप ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। पैंक्रियाटिक को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, पैंक्रियाटाइटिस को एक तरीके से कंट्रोल करने का, ये मेन चीजें हैं।